भारत उस समय वैश्विक व्यापार में करीब 25% योगदान देता था। वहीं अब एक नया चेहरा सामने आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल साम्राज्य अब बस एक छाया बनकर रह गया था। कंपनी सिर्फ एक प्रांत पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर नजरें गड़ाए बैठी थी। देश की एकता तड़प रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप ये सब देख रही थी। लेकिन कंपनी अब युद्ध कला भी सीख चुकी थी और राजनीति भी। लेकिन दुनिया ने जब हमारे वैभव को देखा तो कुछ ने इसे सराहा और कुछ ने इसे हथियाने की योजना बनाई। फिर वो समय आया जब व्यापार की नावें पूर्व की दिशा में मुड़ गई। कभी एक समय था जब भारत केवल एक देश नहीं, एक सपना था। एक ऐसी भूमि जहां हर सूरज एक नई रोशनी लेकर आता था, जहां धरती सोना उगाती थी और हवाओं में संगीत बहता था। यह वो भारत था जिसे सोने की चिड़िया कहा गया। यहाँ किसान आत्मनिर्भर थे, गांव समृद्ध थे और हर चेहरे पे संतोष की झलक थी। धरती इतनी उपजाऊ थी कि अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते थे। भारत केवल खेतों में ही नहीं बल्कि बाजारों में भी चमकता था। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, मसाले और हीरे जवाहरात दुनिया के हर कोने में मांगे जाते थे। भारत उस समय वैश्विक व्यापार में करीब 25% योगदान देता था। और अगर बात करें ज्ञान की तो भारत वह भूमि थी जहाँ बुद्धि पूजी जाती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटी में देश विदेश से हजारों छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलॉसफी हर विषय में गहराई थी। भारत की समृद्धि सिर्फ व्यापार और ज्ञान तक ही सीमित नहीं था बल्कि यहाँ की कला, आर्किटेक्चर और संस्कृति में आत्मा बसती थी। भारत उस समय दुनिया की आंखों का तारा था। यूरोपीय नाविकों ने समुद्र के रास्ते खोजे सिर्फ इस धरती तक पहुँचने के लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि आत्मा की भी शांति थी। लेकिन दुनिया ने जब हमारे वैभव को देखा तो कुछ ने इसे सराहा और कुछ ने इसे हथियाने की योजना बनाई। फिर वो समय आया जब व्यापार की नावें लूट की दिशा में मुड़ गई। भारत जो कभी विश्व गुरु था अब एक तूफान की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसा तूफान जो उसकी आत्मा को नहीं पर उसके अस्तित्व को चुनौती देने वाला था। सन 1600 ईस्वी लंदन की एक सर्द सुबह कुछ व्यापारी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। यह दस्तावेज सिर्फ एक कंपनी की स्थापना नहीं था, यह था उस तूफान की शुरुआत जो भारत की किस्मत बदल देगा। सन 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत की धरती को छूता है, सूरत में। यहाँ पहले से ही अरब, फारसी और मुगल व्यापारी व्यापार कर रहे थे। वहीं अब एक नया चेहरा सामने आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में तो वो व्यापार के लिए हाथ जोड़ते हैं, विनम्रता दिखाते हैं, इजाजत मांगते हैं, सिर्फ व्यापार के लिए। परंतु उनकी नजर केवल मसालों पर नहीं थी बल्कि उस ताकत पर थी जो इन बंदरगाहों के पीछे छुपा था। सन 1639 दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अंग्रेज मद्रास पहुंचते हैं, जो आज के चेन्नई नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्होंने एक छोटी सी जमीन ली और उस पर उन्होंने भारत में अपनी पहली किला फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से बनवाया। यही किला उनकी पहली सैन्य और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बना। अब निगाहें पश्चिम की ओर थी। बॉम्बे जो कभी पुर्तगालियों के अंडर में था, 1661 में यह अंग्रेजों को मिला, एक शादी के बदले उपहार में। चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई कैथरीन से, जो एक पुर्तगाली राजकुमारी थी, और इस तरह बॉम्बे अंग्रेजों का दहेज बन गया। जिस शहर को दुनिया कभी नहीं जानती थी वो अब ब्रिटिश साम्राज्य का आर्थिक ईंधन बनने वाला था। और फिर आता है भारत का पूर्वी द्वार, कलकत्ता। दोस्तों, सन 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे कदम रखा, जहां 3 गांव सूतानुटी, गोविंदपुर और कलकत्ता धीरे धीरे मिलकर अंग्रेजों के पूर्वी गढ़ बन गए। और यहाँ उन्होंने एक और फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम के नाम से, जहाँ व्यापार के नाम पर सेना बसी और जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दौलत पर नजरें गड़ा दी। 4 बंदरगाह, 4 दरवाजे, लेकिन उद्देश्य एक ही था, भारत में जड़े जमाना। जहाँ कभी वो मेहमान बनकर आए थे अब वे मालिक बनने लगे थे। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसमें एक कंपनी, एक व्यापार धीरे धीरे एक साम्राज्य में बदल जाता है। दोस्तों, भारत अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता बटा हुआ था। मुगल साम्राज्य अब बस एक छाया बनकर रह गया था और भारत एकजुट भारत नहीं बल्कि राज्यों का संग्रह बन चुका था। दिल्ली का तख्त अब कमजोर था और नवाब, राजा, सूबेदार सब अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। देश की एकता तड़क रही थी
और ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप ये सब देख रही थी। सन 1756 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की इस बढ़ती हुई ताकत से चिंतित थे। उन्होंने कंपनी को चेतावनी भी दी कि बिना इजाजत के किले मत बनाओ, हथियार मत इकट्ठे करो। लेकिन कंपनी अब व्यापारी नहीं रही थी। वो अब सेनाएं रखती थी, जासूस भेजती थी और दुश्मनों को पैसे देकर अपना दोस्त बनाती थी। दोस्तों, भारत की आंतरिक कमजोरी ही अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को ही खरीद लिया। दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं, महज कुछ सिक्कों के बदले तख्त बेच दिया गया। फिर तारीख में एक दिन आता है 23 जून 1757 की, जब प्लासी की लड़ाई सामने उभर कर आती है। दोस्तों, कागजों में तो यह युद्ध था, लेकिन असल में यह एक साजिश थी। वैसे तो कंपनी की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन मीर जाफर की गद्दारी ने उन्हें जीत दिला दी और इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारे गए और मीर जाफर नवाब बनाया गया, और वो भी सिर्फ नाम का नवाब बनाया गया। असल में सत्ता तो अब कंपनी के हाथों में थी। दोस्तों, प्लासी ने अब नया युग शुरू किया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं रही, वो कर वसूलने लगी, शासन चलाने लगी और शोषण की मशीन बन गई। बंगाल की दौलत लंदन की तिजोरियों में पहुंचने लगी और भारत की जनता भूख और सूखे में झुलसने लगी। दोस्तों, यह वही भारत था जहां राजा कभी जनता के लिए जिया करते थे, परंतु अब यहाँ राजा बिक चुके थे और कंपनी राज करने लगी थी। एक गलती, एक गद्दारी की वजह से और एक महान भूमि का पतन हो गया। दोस्तों, प्लासी की युद्ध ने तो रास्ता खोल दिया, लेकिन सन 1764 की बक्सर की लड़ाई ने दरवाजा खोल दिया। अब अंग्रेजों के सामने कोई नहीं था, न नवाब न मुगल, सिर्फ एक टूटी हुई जनता थी। बक्सर, जहां तीन ताकतें एकजुट हुई, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का शुजाउद्दौला और खुद शाह आलम द्वितीय। लेकिन कंपनी अब युद्ध कला भी सीख चुकी थी और राजनीति भी। युद्ध में तीनों पराजित हुए और उसके बाद भारत की आत्मा की बोली लगी। सन 1765 इलाहाबाद की संधि। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि वो जनता से टैक्स भी वसूल रही थी। दोस्तों, अब अंग्रेजों की नजर फसलों पर थी। खेतों का आधा हिस्सा कंपनी के पास जाता और आधा किसान की भूख में खो जाता। भारत की मिट्टी अब सोना नहीं उगल रही थी, बल्कि आंसू और खून उगल रही थी। दोस्तों, सन 1769 से 1773 तक बंगाल का महान अकाल सामने उभर कर आता है। कर तो वसूले गए, लेकिन अन्न नहीं बचा। 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूख से मारे गए, लेकिन कंपनी का खजाना कभी खाली नहीं हुआ। भारत की आत्मा धीरे धीरे मुरझाने लगी। दोस्तों, भारत की आत्मा घायल तो थी, लेकिन मरी नहीं थी। कंपनी का राज अभी शुरू हुआ था, लेकिन इतिहास गवाह है, हर अंधेरा एक सुबह लेकर आता है, क्योंकि यह भारत है जिसे मिटाया जा सकता है, हराया नहीं। दोस्तों, अब कंपनी सिर्फ एक प्रांत पर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत पर नजरें गड़ाए बैठी थी। जहां जहां प्रतिरोध था, वहां वहां युद्ध हुआ। मैसूर से मराठों तक और पंजाब तक एक एक करके भारत की आखिरी सेनाएं झुकने लगी। लेकिन दोस्तों, दक्षिण में अभी भी एक शेर खड़ा था, टीपू सुल्तान, जो उस वक्त मैसूर के नवाब थे। उन्होंने अंग्रेजों को 4 युद्धों में टक्कर दी और हर बार कहा, मैं अपने मुल्क को नीलाम नहीं करूंगा। लेकिन 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में वो शेर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दोस्तों, भारत एक योद्धा खो चुका था, लेकिन अंग्रेज एक और सूबा जीत चुके थे। पश्चिम में थे मराठा, वीर थे, रणनीतिक थे, लेकिन बटे हुए थे। अंग्रेजों ने एक के बाद एक 3 मराठा युद्ध किए, जिसमें ताकत से ज्यादा रणनीति ने जीत हासिल की। सन 1818 इस समय दोस्तों मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और एक और कोना अंग्रेजी झंडे के नीचे आ गई। दोस्तों, उत्तरी भारत में था पंजाब, जहां उस समय राज करते थे महाराजा रंजीत सिंह। जब तक वे जिंदा थे, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन 1839 में जब उनका निधन हुआ, तो सिंहासन पर बैठने की लड़ाई ने अंग्रेजों को मौका दे दिया। 2 सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब भी ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। दोस्तों, भारत की आंतरिक स्वतंत्र शक्ति अब हार चुकी थी। अब भारत की भूमि पर सिर्फ एक ही झंडा लहर रहा था। एक देश जो कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब एक ऐसा पिंजरा बन चुका था जिसमें हर दिशा में जंजीरें थी। दोस्तों, भारत अब गुलाम था, लेकिन उसकी मिट्टी में अभी भी कुछ बचा था। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।